हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बंधुओं, नौकरी पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए आरआरबी एएलपी 2024 में जो साइंस पार्ट से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो दो शिफ्ट में एग्जाम हो चुके हैं आपके 13 को फर्स्ट एंड इवनिंग शिफ्ट में। तो फर्स्ट शिफ्ट तो डिस्कस कर दिया था और इवनिंग शिफ्ट बाकी रह गया था। आजकल रेलवे ने क्या कर रखा है, साइंस पार्ट में तबाह करके रखा है। क्या किया है, जहां 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे वहां आजकल क्या कर दिए हैं, ओनली 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इतना ज्यादा मार्जिन देखने को मिल रहा है रेलवे के साइड से। तो कोई नहीं, आप लोग अपना तैयारी, जो सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करिए और अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। ठीक है, तो इसको चलते हैं, डिस्कस करते हैं। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे पूछे गए थे उसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। गैलीलियो के गिरती हुई वस्तु के नियम का दूसरा नाम क्या है। गैलीलियो किसका नाम है? गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिसने गैलीलियो का लॉ दिया था। आप लोग पढ़े होंगे 9th-10th में, इसका थ्योरी है। ठीक है ना। तो अब इसमें ऑप्शन दे दिया है 4। गति का नियम, न्यूटन का गति का पहला नियम, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। तो आपको बता दूं गति का नियम क्या होता है, यही 3 गति नियम होते हैं। ठीक है ना। इन 3 गति नियम को तो हम लोग गैलीलियो का सारे नियम तो नहीं बोलते, सारे लॉ तो नहीं बोलते हैं। तो ये तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन न्यूटन साहब ने क्या बताए थे क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहरी बल ना दिया जाए। ठीक है ना। तो ये कहा था किसने? न्यूटन साहब ने। तो ये प्रथम लॉ है। प्रथम लॉ को गैलीलियो का लॉ नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं? गैलीलियो का लॉ बोलते हैं। किस लिए? देखिए उसने क्या कहा, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मास है, किसके अगेंस्ट में वो नीचे गिर रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट में। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में कहाँ आ रहा है? वो जमीन पे आ रहा है। तो यही लॉ यानी कि यही किस फोर्स के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसमें ग्रेविटी लग रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या जाता है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स। गुरुत्वाकर्षण फोर्स तो ऐसे बेसिकली कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में निकाला जाता था, जैसे कोई M1 है, M2 है। न्यूटन साहब ने बोला कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारे ब्रह्मांड में प्रेजेंट है, आपस में क्या लगा रहे होते हैं? एक दूसरे पे आकर्षित बल लगा रहे होते हैं। हम एक दूसरे पे क्या है? बैलेंस्ड है। ठीक है ना। जैसे ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, ना कि विकर्षण। ठीक है ना, ऑलवेज आकर्षण होते हैं। तो ये देखिए, ये इस पे फोर्स लगाया, ये इस पे फोर्स लगाया, समझिए ये जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा। सपोज एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा है, तो उसने क्या कहा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो जाते हैं ये दोनों दोनों ऑब्जेक्ट का मास का मल्टीप्लाई और दोनों के बीच का जो दूरी है उसका स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये फॉर्मूला दिया था न्यूटन साहब ने। तो ये गुरुत्वाकर्षण फोर्स होते हैं। ठीक है ना। अब इसी ने कहा था, न्यूटन सेकंड लॉ से ये आता है, F इक्वल्स टू mg। ठीक है ना। मास मास जो कोई गिरते हैं, किसके अगेंस्ट में गिरते हैं? ग्रेविटी, यानी कि त्वरण मिल जाता है किसके कारण? यानी कि ग्रेविटी, यानी कि एक्सीलरेशन मिल जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना। इसके कारण ऑब्जेक्ट कहाँ आते हैं? नीचे आ जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? गैलीलियो का सेकंड लॉ बोलते हैं। ठीक है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तृतीय गति नियम नहीं, तृतीय गति नियम क्या था? एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसको गैलीलियो का लॉ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी उत्तक की विशेषता है? अस्थायी उत्तक बोले तो परमानेंट टिश्यू। किसकी इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि इसमें क्या होता है, अंतरकोशिकीय स्थान उपस्थित होते हैं। अंतरकोशिकीय स्थान उपस्थित होने के कारण, है ना, उसमें क्या होता है, उसके अंदर में पदार्थ का
पदार्थ का क्या होता है, पदार्थ का समावेशन होता है, ठीक है, पदार्थ का क्या होता है, उसके अंदर समावेशन होता है और गैसों का भी आदान प्रदान होता है। किसके कारण, ये इंटर सेल्यूलर स्पेस के कारण, ठीक है। तो इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक की विशेषता है, तो इंटर सेल्यूलर स्पेस आर प्रेजेंट, किसके अंदर, ये अस्थायी ऊतक के अंदर क्या होता है, अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होते हैं, जिसके कारण गैसों का आदान प्रदान और पदार्थ का समावेशन हो पाता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। कोशिकीय, फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, कोशिकीय बार बार विभाजित होते हैं, कोशिकीय बार बार विभाजित नहीं होते हैं, ठीक है ना, किसके अंदर, अस्थायी ऊतक के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन आर एब्सेंट, अकार्बनिक समावेशन अनुपस्थित होते हैं, नहीं उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। रसधानी अनुपस्थित होती है, रसधानी अनुपस्थिति नहीं होती है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है रसधानी भी, ठीक है ना। पदार्थ का क्या होता है, समावेशन हो पाता है, इसीलिए अंतरकोशिकीय स्थान के कारण। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी भवन का बिजली के उपकरण डैश से जुड़े होते हैं, किसी भवन के बिजली का उपकरण डैश से जुड़े होते हैं। आपको पता होगा, जैसे हमारा ये घर है, ठीक है, तो सपोज ये अपना स्टूडियो है, स्टूडियो के अंदर क्या है, घर के अंदर स्टूडियो है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये घर में जितने भी कनेक्शन लिया हुआ हूँ, जितने भी मैं इक्विपमेंट यूज कर रहा हूँ, यानी कि बोले तो अप्लायंसेस, वो सब किस में लगाए होते हैं, पैरेलल में, ठीक है ना। जैसे बल्ब जल रहा है, यहाँ पे लाइट जल रही है, तो लाइट का कनेक्शन अलग है, ये क्या बोल रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड का कनेक्शन अलग है, ठीक है ना, वहाँ जो सिस्टम चल रहा है उसका कनेक्शन अलग है, यानी कि सेपरेट सेपरेट कनेक्शन है ना। ऐसा क्यों रखते हैं, क्योंकि सीरीज में रख देंगे तो क्या होगा, यदि कभी जरूरत से ज्यादा करंट प्रभावित हो गया कहाँ पे, हमारे जितने भी यानी कि सर्किट पे जरूरत से ज्यादा धारा प्रभावित हो गया, तो क्या हो सकता है, सारे अप्लायंसेस जल सकता है एट ए टाइम, एक साथ। इसीलिए क्या करते हैं, अलग अलग क्या करते हैं, उसको कनेक्शन करते हैं, कि जैसे आपका क्या हुआ, जैसे बल्ब फ्यूज हो गया, तो किसके कारण, ज्यादा धारा आ जाने के कारण, तो हो सकता है ये बच जाए, वो अलग डिवाइस बच जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि हम लोग पैरेलल कनेक्शन में देते हैं, ठीक है ना। तो किसी भवन में बिजली के उपकरण डैश में जुड़े, तो किस में जुड़े होते हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, सारे कनेक्शन किस में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। बोल रहा श्रेणी क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे सबको, जितने भी अप्लायंसेस, जैसे सपोज ये बल्ब है, ठीक है, ये फैन भी यहाँ लगा दिया, ठीक है, इसी से गीजर भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये सारे कनेक्शन एक कर देंगे, तो क्या होगा, एक ही वायर से हो सकता है ज्यादा धारा आ जाए, तो ये एट अ टाइम ये भी फ्यूज हो जाए, ये भी फ्यूज है और ये भी फ्यूज हो जाए, है ना। इसलिए नहीं यूज करते किसमें, सीरीज में, किसमें यूज करते हैं, पैरेलल में, यानी कि समांतर क्रम में यूज करते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो बोल रहा है श्रेणी क्रम या समांतर क्रम दोनों में यूज करते हैं, नहीं, दोनों में यूज नहीं करते, ओनली समांतर क्रम में यूज किया जाता है, ठीक है, तो यूज करना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, डैश कोशिका को ऊर्जा गृह कहा जाता है। आपको पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के में क्या निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी क्या है, एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है ये, ठीक है ना। कोशिका को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका झिल्ली, कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है, जो बाहर का कवर होता है, वो क्या करता है, कोशिका में कौन अच्छा चीज, यानी कि अच्छा पदार्थ को आने और गंदा पदार्थ को निकालने का काम करता है, ये कोशिका झिल्ली। यानी कि बाहर, ये सपोज ये कोशिका है, ठीक है, जैसे ये गुड थिंग है यहाँ पे, तो ये डिसाइड करेगा कोशिका का क्या, कोशिका झिल्ली डिसाइड करेगा कि इसको इंटर करने दे या नहीं दे। बैड थिंग रहेगा तो उसको आने में नहीं ये क्या करता है, रोकता है, कौन, ये कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली का काम क्या है, ये क्या करता है, यानी कि कोशिका का एक अवकरण के जैसा काम करता है, ये गुड थिंग को आने देता है और बैड थिंग को क्या करता है, आने से रोकता है। तो इसका काम है कोशिका झिल्ली का, ठीक है। अब बोल रहा है केंद्रक, यदि कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, इसको कोशिका का क्या बोलते हैं, ब्रेन भी बोला जाता है। ये क्या करता है, कोशिका को कंट्रोल करता है अपने तरीके से, ठीक है, कहाँ क्या पहुंचाना है नहीं पहुंचाना, तो ये क्या करना रहता है, इसका काम रहता है केंद्रक का, सेंटर का, ठीक है ना। इसको सेंटर भी बोला जाता है कोशिका का, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है केंद्रक को। और गोल्जी क्या है, गोल्जी
गोल्गी बॉडी है तो जो क्या होता है वो प्रोटीन का निर्माण यहाँ होता है गोल्जी कॉइल में, ठीक है ना। ये प्रोटीन का संवाहक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं एटीपी का निर्माण करते हैं, एटीपी का निर्माण करके क्या करते हैं कोशिक, इसलिए इसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एक अवतल दर्पण एक आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब निर्माण होता है जब वस्तु, आपको पता होगा अवतल दर्पण क्या होता है, ये एक जैसे ये क्या बोलते हैं, ये दर्पण है अवतल, कॉनकेव मिरर बोलते हैं इंग्लिश में, ये क्या होता है पोल, ये क्या होता है फोकस, ठीक है ना, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मुझे बताओ, बोल रहा है कि अवतल दर्पण में आभासी सीधा और वर्धित प्रतिबिंब का निर्माण होता है तब वस्तु कहाँ रखते हैं, तो एक ही केस होता है कहाँ पे अवतल दर्पण के केस में, जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना, और कैसा बनता है इरेक्ट बनता है, यानी कि सीधा बनता है, और आभासी यानी कि दर्पण के पीछे बना तो आभासी और सीधा और वस्तु के साइज से बड़ा बनता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे बनता, कहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी, तो इसके ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इसी के केस में क्या बनता है आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण होता है, किसके केस में अवतल दर्पण के केस में, ठीक है ना। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये आपका सेट में जो 13 का इवनिंग सेट में ये लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है उपरोक्त अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है, देखिए अम्ल और धातु क्या बना रहा है, जैसे मैं ले लू अम्ल HCl और प्लस, ठीक है, तो Na ले लू तो ये क्या बनाएगा NaCl लवण बना लेगा और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है ना। जब भी अम्ल और धातु के साथ रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपको 6 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे 13 फरवरी को इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है ना। तो आप लोग अपना तैयारी उस हिसाब से करिए, देखिए क्वेश्चन का नंबर घट गया है तो ज्यादा फोकस उस पर करिए जिसपे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ALP के लिए बेसिकली था, जेई के लिए आप अपना कंटिन्यू जैसा तैयारी करते हो वैसा करते रहिए, ठीक है ना।